हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैनल क्रैक जुडिशरी। अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है एक नया चैनल जहां पे हम आपकी तैयारी करवाएंगे जुडिशियल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड। और आपकी तैयारी होगी 100% कंप्लीट, क्योंकि हम आपकी तैयारी करवाने वाले हैं लोकल लॉज की, कोर लॉ सब्जेक्ट की, ट्रांसलेशन, जजमेंट राइटिंग, सारी चीजें जो मेंस में और प्रीलिम्स में पूछी जाती है, हम सारी चीजों की आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ताकि आप मेंस का अपना आंसर राइटिंग इंप्रूव कर पाए। अगर आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप इसे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मेंस में आंसर कैसे लिखे, हाउ टू राइट आंसर्स इन मेंस। मेंस में बच्चे पढ़ बहुत लेते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, इतने सारे पेजेस, इतने सारे केस लॉज, ओ माय गॉड, दे लर्न सो मच एंड स्टिल नंबर कम आते हैं। कहाँ कमी रह जाती है? कहीं हमारे आंसर राइटिंग में तो कमी नहीं। तो हम देखते हैं आज कि हमें आंसर लिखना कैसे चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। जो आपने नॉलेज गेन किया है उस नॉलेज को पेपर पे उतारना भी बहुत जरूरी है। तो आज हम देखते हैं कि हम अपना मेंस की आंसर राइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में सबसे पहले क्या होगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हर आंसर में होना ही चाहिए। इसमें आप क्या लिखेंगे? जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इस टॉपिक से जो भी आपको सवाल किया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड उसका सेक्शन नंबर, और वो किस लॉ के अंडर है वो लॉ का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर का अगर सवाल आता है तो आप इसमें मर्डर की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। आप मर्डर के बारे में एक ब्रीफ, आप मर्डर को थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आप इसका सेक्शन नंबर लिखेंगे और फिर लिखेंगे ये किस लॉ से कॉरेस्पॉन्ड करता है, विच इज आईपीसी। करेक्ट। इसके बाद आप आते हैं मेन बॉडी पे। मेन बॉडी में आपको क्या क्या लिखना चाहिए? मेन बॉडी में आपको लिखना चाहिए डेफिनेशन। जहां भी आप डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकें, प्लीज प्रोवाइड अ डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन किसी स्कॉलर ने दी है तो स्कॉलर की प्रोवाइड कीजिए। अगर कहीं लॉ में डेफिनेशन मेंशन्ड है तो वो लॉ वाली मेंशन करिए, लेकिन ऑलवेज मेंशन अ डेफिनेशन जहां भी पॉसिबल हो केस में। दूसरी चीज, उस डेफिनेशन को ही आपको ब्रेक डाउन करके एसेंशियल एलिमेंट्स लिखने हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स लिखना बहुत जरूरी होता है। इससे जो एग्जामिनर है उसे पता चलता है कि आपको ये जो टॉपिक है ये कितना समझ में आया है, इसको आप कितना सिंपली समझा सकते हो। तीसरी चीज है कॉरेस्पॉन्डिंग लॉज इन सेक्शन। तो एक टॉपिक जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही सेक्शन से रिलेटेड हो, राइट? हो सकता है कि ये टॉपिक और किसी लॉ में भी कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ हो, किसी और सेक्शन से ये रिलेटेड हो। तो जितने भी कनेक्टिंग सेक्शंस है, जितने भी कनेक्टिंग लॉज है, आप उनके बारे में भी लिखिए। इसके बाद आती है अदर इंफॉर्मेशन सच एज डिफरेंसेस, टाइप्स, एक्सेप्शंस, एटसेट्रा। जो भी आपसे पूछा गया है वो, या फिर जो आप इसमें लिखना चाहते हैं वो, ये सारी पॉइंट्स लिखने के बाद आप लिखेंगे। इसके बाद आप मेंशन करेंगे केस लॉस। केस लॉस कैसे मेंशन करना है, केस लॉ में क्या लिखना होता है, ये सारी चीजें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आते हैं डिफरेंसेस पे। डिफरेंसेस कैसे लिखें? देखिए, प्रेफर्ड वे ऑफ राइटिंग डिफरेंसेस इज पैराग्राफ वाइज डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल पे देख सकते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा है? एग्जांपल में यहाँ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के 3 पार्ट होते हैं। पहला है जो तीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के 3 पार्टीज होती है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी। वेयर एज करके इसे जोड़ा गया है दूसरे सेंटेंस से, विच इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैज 2 पार्टीज। आप पैराग्राफ वाइज डिफरेंशिएशन लिखिए। ये प्रेफर्ड वे है डिफरेंशिएशन लिखने का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को पैराग्राफ वाइज डिफरेंशिएशन लिखने में प्रॉब्लम होती है, प्लस कई बार इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम पैराग्राफ वाइज डिफरेंशिएशन कर सके। इन दैट केस व्हाट डू यू डू? इन दैट केस आप कॉलम बेस्ड डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, विच इज टोटली एक्सेप्टेबल। कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो मेक श्योर कि आप 2 कॉलम नहीं 3 कॉलम में डिफरेंशिएशन करें। पहला कॉलम है बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन का, यानी जिस भी पॉइंट पे आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका पॉइंट लिख दीजिए, बेसिस क्या है उस डिफरेंशिएशन का वो लिख दीजिए, और फिर डिफरेंशिएशन करिए। इससे अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी बस एक सरसरी निगाह से भी देख रहा होगा तो भी वो गेज कर लेगा कि आपने किस किस बेसिस पर डिफरेंशिएशन किया है। इसके बाद हम आते हैं केस लॉ पे। केस लॉ कैसे लिखें? तो केस लॉ आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। चाहे तो आप अपने आंसर के एंड में भी केस लॉज मेंशन कर सकते हैं, या चाहे तो मेन बॉडी के साथ साथ ही उसे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अब केस लॉ में नाम कैसे लिखें? तो देखिए,
अगर आप जो केस लॉ लिख रहे हैं वो एक लैंडमार्क जजमेंट है विच इज सो कॉमन कि उसका नाम ही काफी है, उसका बस टाइटल ही काफी है। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे लिख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, केशवानंद भारती जजमेंट। आप इतना भी लिखेंगे तो भी इनफ है। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मोहिरी बीबी जजमेंट भी आप लिख सकते हैं। अगर लैंडमार्क केस है तो आप इसका नाम ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये लैंडमार्क केस नहीं है, उस केस में आपको नाम पूरा देना चाहिए। जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा है आपको, पीएनबी लिमिटेड वर्सेस विक्रम कॉटन मिल्स एंड अनदर। अगर इसके साथ आप साइटेशन भी दे सके तो दैट विल बी वेरी गुड। लेकिन अगर साइटेशन नहीं दे पा रहे हैं तो पूरा नाम लिखना इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं केस लॉ में जो मेंशन है वो आपको जरूर दिखना होता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आंसर के बाद 4 5 6 केस लॉस के नाम 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 लिख देते हैं और फिर आंसर खत्म कर देते हैं। नेवर डू दैट। हमेशा आपको ये मेंशन करना चाहिए कि ये केस लॉ में क्या हेल्ड हुआ था, ताकि जो एग्जामिनर है उसे भी पता चले कि आप इस केस लॉ को कैसे रिलेट कर रहे हो अपने आंसर से। तो ऑलवेज राइट द जजमेंट पार्ट इन द केस लॉ। यहाँ पे आपको बस 1 या 2 लाइन में ही अगर आप मेंशन कर पाओ कि इसमें क्या हेल्ड हुआ था, दैट वुड बी ग्रेट। अगर लेकिन ऐसा केस लॉ है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे अगर आप माइनर का केस लिख रहे हो, उसमें मोहिरी बीबी का केस डालते हो, तो वहां पे आपको उसमें हेल्ड क्या किया था वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर टाइम नहीं है तो ही आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा करो कि आप केस लॉ के साथ उसका कुछ जो उसमें हेल्ड हुआ था वो ना लिखो। लेकिन अगर टाइम है आप लिख सकते हो, तो प्लीज 1 या 2 लाइन में ही सही, लेकिन ऑलवेज राइट व्हाट वाज हेल्ड इन द केस। अब हम आते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे। तो फर्स्ट टिप जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए। अब आई अंडरस्टैंड बचपन से जैसा लिख रहे हैं उसे चेंज कैसे कर दें, राइट? जैसे जैसे शब्द हम लिखते आ रहे हैं वैसे ही लिख सकते हैं, तो कैसे आप इसे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, मैं इस बारे में भी बात करूंगी। लेकिन पहली चीज ये है कि सारे ही जो एग्जाम्स है उसमें अगर टाइम है तो आप आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी। तो लिख लिख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हैंड राइटिंग इंप्रूव हो सकती है, अगर आप कॉन्शियसली एफर्ट डालें तो ऑफकोर्स। दूसरी चीज, हमेशा जो आप आंसर लिख रहे हो उसे मल्टीपल सोर्सेस से लिखिए। कभी भी एक आंसर आप जो लिख रहे हो उसे एक सोर्स से मत लिखिए। आई एम श्योर हम सभी ने ऐसी बुक्स पढ़ी हुई है अपने लॉ स्कूल में, जहां पे एक बुक होती थी जिसमें 50 या 25 क्वेश्चन होते थे और उनमें उसका उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे उनके आंसर्स लिखे होते थे। आप उस एक बुक को रेफर करके आंसर कभी मत लिखिए। हमेशा ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेंस में आपको पास नहीं होना है। अनलाइक लॉ स्कूल, यहाँ पे आपको सेलेक्ट होना है। यहाँ पे पास या फेल का फंडा ही नहीं है, यहाँ पे आप या तो सेलेक्ट होते हैं या तो नहीं होते हैं। तो हाउ डू यू गेट दैट एज ओवर द अदर्स? हाउ डू यू मेक योर आंसर्स बेटर देन द अदर्स? आप अपने आंसर को बहुत होलसम बना सकते हैं बाय इंक्लूडिंग वेरियस सोर्सेस। तो सिर्फ एक बुक से ना पढ़ के आप अपने आंसर्स को ऐसे प्रिपेयर करिए कि आप काफी सारे टॉपिक्स, काफी सारी बुक से, काफी सारे सोर्सेस से इसे सब्सटैंशिएट कर सके। द नेक्स्ट थिंग इज, हमेशा हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स डालिए। दिस इज सो एसेंशियल एंड ये स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डालने से जो एग्जामिनर है वो ये गेज कर लेता है कि आपने क्या क्या चीजें अपने आंसर में इंक्लूड की है। इससे उसका भी टाइम सेव होता है, विच मेक्स हिम हैप्पी। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तीसरी चीज है, हमेशा ट्राई करो कि पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़ो। नाउ दिस इज ऑप्शनल, आई नो दिस इज नॉट अ रूल ऑफ ग्रामर, दिस इज नॉट अ रूल ऑफ आंसर राइटिंग कि आप हर पैराग्राफ के बाद आंसर छोड़ रहे हो, लाइन छोड़ रहे हो। बट ट्राई करो कि आप एक पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ो फिर दूसरा पैराग्राफ लिखो। इससे आंसर बहुत अच्छा दिखता है। ट्रस्ट मी, आंसर लुक्स प्रेजेंटेबल इन दिस मैनर। तो अगर ये कर सकते हो तो प्लीज करिए। तीसरी चीज है प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स। नाउ अगर आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल भी नहीं है, अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, इन दैट केस आई सजेस्ट कि आप स्पेसिंग ज्यादा करिए अपने वर्ड्स के बीच में। वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग करने से हैंडराइटिंग अपने आप थोड़ी
थोड़ी अच्छी दिखती है। ये ट्रिक आप यूज करिए अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो। बहुत ज्यादा स्पेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा स्पेसिंग आपको रखना चाहिए। इसके बाद है अंडरलाइन सेक्शन नंबर्स एंड केस लॉज। जब भी आप केस लॉ लिख रहे हो तो उसे अंडरलाइन करिए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सारी ही चीजें वो अंडरलाइन कर देते हैं, वो एक एक लाइन अपने आंसर की अंडरलाइन कर देते हैं। और कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कुछ भी अंडरलाइन नहीं करते हैं। तो सारी चीजें अंडरलाइन अगर आप करेंगे तो इट वुड डिफीट द पर्पस ऑफ हाईलाइटिंग, राइट? सो ट्राई करिए कि आप हर चीज अंडरलाइन ना करें। आप अंडरलाइन सिर्फ वो चीजें करिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन नंबर और केस लॉ का नाम। इसके अलावा अपनी आंसर शीट में कभी भी आप एस्ट्रिक्स, हैशटैग, ये सारे साइन, सिंबल, स्पेशल सिंबल, ये सब नहीं डालेंगे। काफी बार कॉपीज रिजेक्ट सिर्फ इसी बेसिस पे हो जाती है कि इस कॉपी में कोई ऐसा स्पेशल सिंबल बना था। तो मेक श्योर कि आप अगर आपकी ऐसी आदत है तो आप इसे आदत को छोड़ दें। आप हैबिट में लेकर आए कि आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स देंगे और कुछ नहीं। इसके अलावा कई बार स्टूडेंट्स एक लाइन छोड़ छोड़ के आंसर लिखते हैं, लाइक वो एक लाइन लिखते हैं, फिर लाइन छोड़ा, फिर दूसरी लाइन लिखते हैं। डू नॉट डू दिस। ये काफी इमेच्योर लगता है एंड एग्जामिनर्स को भी ये पसंद नहीं आता। सो आप ट्राई करिए कि आप पैराग्राफ के बाद लाइन छोड़ें और ये सारी ट्रिप्स का ध्यान रखें। अब मैं आपको बताती हूँ अनअकैडमी के कुछ एडवांटेजेस। अनअकैडमी की ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उससे आपकी तैयारी हम करवा पाएंगे अच्छे से जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की। कैसे? पहला एडवांटेज जो इसमें आपको मिलता है वो है कि आप घर पे अपने कंफर्ट जोन में आराम से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, चाहे वो लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो। आप डाउट क्लियरिंग सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आप अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव पोल में आंसर ले सकते हैं जिसमें एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हमारी स्पेशल क्लासेस जो कि अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है, जो कि फ्री है, उनके कुछ फीचर्स मैं आपको बताती हूँ। तो पहला जो फीचर है वो ये है कि आप हमेशा इसमें रिमाइंडर सेट कर सकते हैं ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। आप कहीं भी कभी भी ये क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। हम जो भी पढ़ाएंगे उसके लेक्चर्स आपको अनअकैडमी की ऐप पे मिल जाएंगे। स्पेशल क्लासेस एक्सेस करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जो कि है ARPI10। मेरा कोड यूज करने से आपको अगर सब्सक्रिप्शन भी लेना है, सब्सक्रिप्शन प्लान्स यहाँ पे दिए गए हैं। सब्सक्रिप्शन हमारे रेंज करते हैं 1 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक। आप जब इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो उस पे मेरा कोड यूज करने से आपको मिल सकता है एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो मेक श्योर कि आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, हमारी स्पेशल क्लासेस देखिए वहां पे, और फिर उसके बाद आप सब्सक्राइब करिए हमारे प्लान्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस हेल्प्स। ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल क्रैक जुडिशरी पे। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।